अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द वैल्यूएशन क्लासरूम। दिस इज आफाक मंजर, आपका फंडामेंटल एनालिस्ट। पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझा था। मैंने आपको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में बताया था, और आज की क्लास में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह हम किसी भी कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमें अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने यहाँ पे कंपनी को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसकी थोड़ी बहुत फैक्ट्री को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी कंपनी है। देखिए, एक इन्वेस्टर है, इसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। अब 10 लाख रुपए एक इन्वेस्टर को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करने का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। यानी ये चाहता है कि मेरे 10 लाख रुपए उस टाइम के बाद 12 लाख रुपए, 14 लाख रुपए या 20 लाख रुपए होने चाहिए। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये चाहे तो किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, वहाँ पर ये फिज़िकली जा भी सकता था और उसकी सराउंडिंग्स वगैरह, एरिया वगैरह, उसकी फाइल्स वगैरह हर चीज़ उसको देखने के बाद उसमें ये बाकायदगी से ये एक डिसीजन ले पाता कि मुझे ये 10 लाख रुपए इस प्लॉट में लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ये प्लॉट 1 साल के बाद 20 लाख रुपए का होगा, तो उसके नुकसानात भी क्या-क्या हो सकते हैं, वो बाकायदगी से देख भी सकता था। लेकिन अगर ये इन्वेस्टर कंपनी के कुछ ही शेयर्स खरीदता है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि वो कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी, प्लांट और मशीनरी जाके खुद से देखें। अब इसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो। प्लॉट में लगाता तो 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए बनते, लेकिन अगर कंपनी में इस उम्मीद से इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि मेरे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए होने चाहिए 1 साल के बाद, पैसे मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो ज़ाहिर-सी बात है इसको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा। देखो, जब आप प्लॉट खरीदते हो, तो आपको जो सेलर पार्टी होती है वो सारी चीज़ें आपको दे रही होती है, आप ताकि इनको पढ़ें, समझें, फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें। कंपनी में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कंपनी के लिए भी ये मैंडेटरी होता है कि आप अपने शेयर होल्डर को, जो भी उस कंपनी के छोटे-छोटे ओनर्स हैं, उनके साथ अपनी पूरी की पूरी खुली किताब सामने रखें। मसला सिर्फ ये आता है कि उस किताब को पढ़ना बहुत थोड़ा-सा टेक्निकल होता है। तो हम इसलिए बैठे हैं कि आपके लिए ये चीज़ें आसान करें। तो कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए क्या करती है? कंपनी हर साल या हर क्वार्टर के बाद अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिक करती हैं, यानी इश्यू करती हैं। ये आपको हेल्प करती है या ये आपको बताती है कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में कि कंपनी कैसा कमा रही है। अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो उस 10 लाख रुपए को कंपनी किस तरह से इस्तेमाल करेगी और उसमें से कितना मैक्सिमम फ़ायदा ले सकती है। अगर आप ये प्लॉट में लगा दें, वहाँ पे 12 लाख रुपए बनते। लेकिन अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या कंपनी इतनी एलिजिबल है? क्या कंपनी के इतना अच्छा कारोबार है कि वो 10 लाख के 20 लाख रुपए बना दे उस टाइम पीरियड के बाद? अब देखो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कंपनी क्वार्टरली भी दे रही होती है और एनुअली भी दे रही होती है। सर, क्या मतलब हुआ इसका? यानी जिस कंपनी में आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, वो आपसे जो कोऑर्डिनेशन है उसका, वो ऐसे होता है कि वो आपको हर 3 महीने के बाद आपके बिज़नेस के बारे में या अपने बिज़नेस के बारे में आपको बता रही होती है कि सर, हमने इस तरह से बिज़नेस किया है, यहाँ-यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, इस तरह का हमारा कारोबार चल रहा है, और इस क्वार्टर में हमारी शायद जो है वो गंदम इस तरह से नहीं बिकी, फर्टिलाइज़र इस तरह से नहीं बिका, दवाइयाँ इस तरह से नहीं बिकती। डिपेंड करता है कि किस सेक्टर की कंपनी है। वो सारी आपको क्वार्टरली जो रिपोर्ट है वो आपको हर 3 महीने के बाद कंपनी आपको दे रही होती है कि आप उसको देखें, और ये बता रही होती है कि इस 3 महीने के अंदर हमने कितना प्रॉफ़िट किया और कितना लॉस किया। और जैसे ही कंपनी का साल पूरा होता है, तो साल के आखिर में भी कंपनी आपको पूरे साल का हिसाब दे रही होती है, जिसको हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। वो हर साल आती है, इसीलिए उसको एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। मिसाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये कंपनी फ़िस्कल ईयर 2025 चल रहा है।
अब फिस्कल ईयर और कैलेंडर ईयर का डिफरेंस मैंने सोचा है कि आपको बाद में समझाऊँ, लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो, फिस्कल ईयर होता है कि कंपनी का साल शुरू कहाँ से हुआ और साल खत्म कहाँ से हुआ। पाकिस्तान के अंदर फिस्कल ईयर जो है वो 30 जून को खत्म होता है और 1 जुलाई को शुरू होता है। तो ये जो फिस्कल ईयर है, ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 30 जून को खत्म होगा। कुछ कंपनीज़ कैलेंडर ईयर को भी फॉलो करती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, उनका बहुत सिंपल सा है। वो 1 जन को स्टार्ट करेंगे, यानी पहली जनवरी को, और 31 दिसंबर को उनका साल खत्म होगा। बहुत आसान सा। इसको हम थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे। मैंने सोचा है कि इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत लॉजिक भी बता दूंगा कि फिस्कल ईयर और कैलेंडर ईयर में फ़र्क क्यों है, क्यों पाकिस्तान में 30 जून को ईयर एंड होता है, और क्वार्टरली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, इसी वजह से आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसको इतना डीप में हम नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी हर साल आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही होती है, अपने कारोबार के बारे में बता रही होती है, और हर 3 महीने के बाद भी आपके साथ वो कम्युनिकेशन कर रही होती है। तो हमारा सर यहाँ पे काम क्या होगा? हमारा काम होगा, जो कंपनीज़ हमें स्टेटमेंट्स देती हैं, हम बीइंग एन फंडामेंटल एनालिस्ट, हम करेंगे इनको एनालाइज़। हमारा काम यहाँ पे है। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा? हम एक फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँगे कि इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। सिंपल। हमारा फाइनल एजेंडा ये है। तो सर, क्या हमें सिर्फ कंपनीज़ की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के ही ये फाइनेंशियल डिसीजन लेना है कि हमें इसके अंदर पैसे लगाने हैं कि या नहीं लगाने, इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के डिसीजन नहीं लिया जाता। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक एनालिस्ट के लिए ज़रूरी है। हम उन सबको सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे उनमें से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जैसे कि यहाँ पे हमें जैसे हम सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी देखेंगे, जैसे टैक्सेस वगैरह। यानी एक स्पेसिफिक कंपनी है, जैसे मैं अगर मिसाल लेता हूँ कि ये कंपनी फार्मा की है, दवाइयाँ बनाती है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, कितना टैक्स जो है वो उसकी प्रोडक्शन पे है, और बेचने पे कितना टैक्स ले रही है, और कितने तरह के टैक्स है जो इसके रेवेन्यू को, जो इसके प्रॉफिट को कम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो रेस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज़ को भी देखना होता है कि अगर किस सेक्टर की कंपनी है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करे या बहुत हद तक इंपोर्ट करे, क्योंकि ज़्यादातर टैक्सेस जो है वो इंपोर्ट पे ही लग रहे होते हैं। तो ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस सेक्टर की कंपनी है। अगर मैं मिसाल लेता हूँ सेल कंपनी का या फार्मा कंपनी का, तो हमारे साथ ये होता है कि हम जो है वो एपीआईज़, उनको रॉ मटेरियल लेना होता है, मोस्टली इंडिया से वो दरामद कर रहे होते हैं। तो उनके ऊपर कितना टैक्स लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। कोई गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, टोयोटा है, उसको इम्पोर्ट्स पे कितना टैक्स दे रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है? क्या कोई इम्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है या गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस तो नहीं की कि उससे हमारी कंपनी का जो अगला साल है या फाइनेंशियल ईयर है, उसका प्रॉफ़िट कम हो जाए या कंपनी की परफ़ॉर्मेंस बहुत ख़राब हद तक हो जाए, कोई लिमिट तो नहीं लगा दी गवर्नमेंट ने। तो ये सारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये देखनी होती है हमें चीज़ें। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर हमें सब्सिडीज़ वगैरह को भी देखना होता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ यानी क्या कंपनी कोई ऐसी चीज़ बनाती है, कोई ऐसी दवाई बनाती है कि गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर सब्सिडीज़ दी हुई है कंज़्यूमर को, यानी जो खरीदार हैं। लेट्स सपोज़ करते हैं कि अगर ₹100 की चीज़ है, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप ₹100 की ना दो, ₹40 हमसे ले लो, ₹60 आप जिसको बेच रहे हो उससे ले लेना, ताकि कंज़्यूमर को ₹60 पड़े, और गवर्नमेंट जो है वो ₹40 हमें देगी। ऐसा नहीं है कि हमारे रेवेन्यू से वो प्रॉफिट शेयर जो है वो मार लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो कंज़्यूमर है उसको एक चीज़ ₹100 की मिल रही है, उसके सामने वही चीज़ अगर उसको ₹60 की मिलेगी,
तो वो हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, चीज़ हमारी ज़्यादा बिकेगी, कंज़्यूमर हमारी चीज़ ज़्यादा खरीदेगा। तो यही चीज़ है, वो भी हमें देखनी होती है और ये सारा हमें फिस्कल ईयर में देखना होता है कि हम न्यूज़ को भी देख रहे होते हैं। अभी के लिए कोई सब्सिडरी नहीं थी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडरीज़ अनाउंस कर दी अपने बजट के अंदर या कोई ऐसे ही कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि हम इस सेक्टर को जो है वो बूम करने के लिए सब्सिडरीज़ दे रहे हैं, तो उन सेक्टर की हम फिर से जाकर एनालिसिस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटी-सी मिसाल लेता हूँ, गवर्नमेंट ने कहा कि आप सोलर पैनल्स लगाएँ, हम इसके ऊपर काफ़ी हद तक आपको सब्सिडरीज़ देंगे। अगर कोई कंपनी सोलर पैनल्स बना रही है, तो उसका टर्नओवर काफ़ी हद तक बढ़ गया था और वैसे लिस्टेड कंपनीज़ में आई डोंट नो किस तरह की कोई कंपनी है या नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कोई कंपनी होती तो उसका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता और उसका प्रॉफ़िट काफ़ी अच्छा खासा होता। पहले वो अगर 10 लाख का माल बेचती, अब वो 20 से 30 लाख रुपए का माल बेच सकती है, क्योंकि कंज़्यूमर की डिमांड बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को भी देखना लाज़मी होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम प्राइस कंट्रोल कहते हैं। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ दे रही होती है, जिससे वो हमारी गुड्स को, हमारे सामान को जो हम बेच रहे हैं, जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, उसकी वो एक प्राइस सेट कर देती है। जैसे उसने कह दिया कि भाई ये जो दवाई है, वो आप ₹100 से ऊपर नहीं बेच सकते हैं। अगर हमें वो दवाई ₹90 की पड़ रही है और डिमांड भी ज़्यादा है, अगर हम वो दवाई ₹200 की भी बेचें तो बिक सकती है। लेकिन गवर्नमेंट अपने रेगुलेशंस, अपनी पॉलिसीज़ के अंदर वो एक प्राइस सीलिंग लगा देती है कि भाई आप ₹100 से ऊपर ये चीज़ नहीं बेच सकते और कहीं-कहीं पे वो प्राइस फ्लोर भी लगा देती है कि आप ₹50 से ये चीज़ कम की भी नहीं बेच सकते। तो उन चीज़ों को भी देखना होता है और फार्मा कंपनी के अंदर तो बहुत हद तक इसको देखना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको कहते हैं हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो क्या करती है, वो अपने अंदर 500 से ज़ायद कंपनीज़ हैं, आई थिंक इनको अभी तक तो रेगुलेट कर रही है। पहले तो ज़्यादा थी, आहिस्ता-आहिस्ता गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करती जा रही है। वो जो एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं जैसे पैनाडोल, पैरासिटामोल और इस तरह की जो भी दवाइयाँ हैं जो हम खाते रहते हैं, अमूमन जो आम कंज़्यूमर हैं, उसके लिए उसने प्राइस सेट किया हुआ है कि भाई इससे ज़्यादा आप जो हैं एक दवाई को नहीं बेच सकते हैं। तो उससे अल्टीमेटली बीइंग हम एक बिज़नेसमैन, अगर हम एक इन्वेस्टर की तरह देखें, तो हमें नुकसान हो रहा होता है कि हम एक चीज़ को ज़्यादा अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं लेकिन वो बिक नहीं रही। तो उससे क्या होता है कि वो भी चीज़ें हमें देखनी होती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो हमें देखनी होती हैं। जो मेजर मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, टैक्सेस और इस तरह की जो चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्री डेटा। अब इंडस्ट्री डेटा हमारे किस काम का होता है? इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि ये कंपनी जो है, ये फार्मा की कंपनी है, यानी ये दवाइयाँ बनाती है। अब इंडस्ट्री डेटा यानी कि हम जब एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, तो हमारे पास खाली एक कंपनी नहीं होती। हमारे पास खाली सेल कंपनी नहीं है, हमारे पास उसके साथ-साथ जीएसके भी हैं, सिटी फार्मा भी है और भी दसों किस्म की कंपनियाज़ हैं जो यहाँ पे लिस्टेड भी हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ भी होती हैं। लेकिन हम में से उनमें से सबसे बेहतर और सबसे सस्ती कंपनी ढूँढनी होती है जो अंडर वैल्यू हो, यानी बुक्स में उसकी मालियत तो ₹100 की हो, लेकिन हमें यहाँ पे 50-60 रुपए की मिल रही हो और उसका फ्यूचर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा हो, तभी हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो उसके लिए हमें एक इंडस्ट्री डेटा की ज़रूरत होती है। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये वाली कंपनी फार्मेसी की है, ये अगर पेनाडोल बेचती है, पैरासिटामोल का जो फ़ॉर्मूला है, अगर वही पैरासिटामोल का जो फ़ॉर्मूला है किसी दूसरे ब्रांड से कोई दूसरी कंपनी बेच रही है, तो वो कितनी हद तक बेच पा रही है। इंडस्ट्री डेटा में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम मार्केट शेयर देख रहे होते हैं। मार्केट शेयर, सर ये क्या होता है? देखो, जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ कि यहाँ पर टोटल 100 कस्टमर हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। 100 में से अगर 20 लोग कंपनी ए की चीज़ें खरीदते हैं, 30 लोग कंपनी बी की चीज़ें खरीदते हैं और 50 लोग कंपनी सी की चीज़ें खरीदते हैं। तो ये आ गया हमारे पास मार्केट शेयर।
तो मार्केट शेयर के अंदर यानी एक मार्केट के अंदर एक कंपनी का कितना शेयर है, यानी अगर 100 खरीदार हैं तो कंपनी कितने खरीदारों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रख के बैठी है कि वो सिर्फ इसी कंपनी के आगे चीज़ खरीदें। और इसके ऊपर बहुत खर्चा भी होता है एडवर्टाइजमेंट और इस तरह की चीज़ों के लिए। तो जैसे 50 लोग अगर अगर कंपनी सी की चीज़ खरीद रहे हैं, तो पूरे 100 खरीदारों में से, बायर्स में से 50 लोग तो कंपनी सी के पास ही हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसकी अगर प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल आपको दूँ तो हम इसको फर्टिलाइज़र सेक्टर में देख रहे होते हैं कि एफएफसी है, उसका कितना शेयर है, एफर्ट का शेयर क्यों गिर रहा है मार्केट के अंदर, फातिमा फर्टिलाइज़र भी है, उसका शेयर कितना है मार्केट के अंदर। तो ये हम वहाँ पे ज़्यादा देख रहे होते हैं, लेकिन आपको ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंडस्ट्री डेटा के अंदर हम रॉ मटेरियल को देख रहे होते हैं कि रॉ मटेरियल कंपनीज़ कहाँ से मंगवा रही है। अगर इंडिया से मंगवा रही हैं तो उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से पॉलिसीज़ को भी देख रहे होते हैं। अगर चाइना से मंगवा रही है तो उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन और बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखी जाती है वो होता है प्रॉफिट मार्जिन। कि भाई एक कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन के अगर मैं हिसाब से आपको समझाऊँ कि वो ₹100 का माल अगर बेचती है, तो ₹60 का उसे खुद को पड़ता है, बाकी ₹40 की उसे उसको बचत होती है। लेकिन एक दूसरी कंपनी है, उसमें ये चीज़ है कि वो ₹100 का माल बेचती है, लेकिन ₹90 का उसको खुद को पड़ रहा होता है। तो जब हम देख रहे होते हैं कि भाई कंपनी भी जब ₹100 का माल बेच रही है, ₹90 का उसको खुद का पड़ रहा है, तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, यानी रॉ मटेरियल उसको बहुत महँगा मिल रहा है। तो इन चीज़ों को भी देखना होता है इंडस्ट्री डेटा के अंदर। हमें ये देखना होता है इंडस्ट्री को जब हम पीयर टू पीयर कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपनीज़ का कंपैरेटिव एनालिसिस में हम इसको सीखेंगे कि अगर एक कंपनी ये सामान ₹1000 का सामान है वो बेचती है तो उसे कितना बचता है और कितना उसकी कॉस्ट लग जाती है। और एक दूसरी कंपनी अगर वही कंपनी भी ₹1000 का सामान बेचती है तो उसको कितना बचता है और उसकी उसकी कितनी कॉस्ट लगती है। तो ये चीज़ें हम इंडस्ट्री डेटा में देखते हैं और ये कहाँ से मिलेगा हमें डेटा, कैसे हम इसको एनालाइज़ करेंगे, वो भी हम थोड़ा बहुत आगे चल के सीखेंगे। इसके अलावा एक एनालिस्ट को इकोनॉमिक फैक्टर भी देखने होते हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हम कौन-सी चीज़ें देख रहे होते हैं, एक तो होती है इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा हम इसके अंदर फिस्कल पॉलिसी को भी देख रहे होते हैं। वैसे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंडर आती है, लेकिन ये इकोनॉमिकली भी देखी जाती है। और भी इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, इन्फ्लेशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिमांड, सप्लाई, एक चीज़ को बेचने की कुव्वत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये 2 चीज़ें समझिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कंपनी को एनालाइज़ करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी हमें कैसे फ़ायदा देती है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि जैसे अभी पॉलिसी रेट मान लो कि 20% है। अब जैसे कंपनी है, हमारी ये जो कंपनी है फार्मा कंपनी, इसके ऊपर ₹1,00,000 का कर्ज़ा है। ₹1,00,000 का अगर इसके ऊपर आज कर्ज़ा है 20% के हिसाब से इसको 1 साल के बाद कितने देने होंगे? इसको देने होंगे 1,20,000 20,000 इसको ज़्यादा देने हैं। लेकिन स्टेट बैंक ने जो है पॉलिसी रेट थोड़ा बहुत गिरा दिया। उसने क्या किया कि 20% को निकाल के उसने इसको 15% तक कर दिया। अब इतना ज़्यादा तो जल्दी नहीं होता लेकिन अभी समझने के लिए आप ये चीज़ें समझें कि अगर 15% कर दिया तो अब इस कंपनी को 1,20,000 1 साल के बाद नहीं देने, इसको जो है खाली 1,15,000 देने हैं। तो बीच का जो ₹5,000 हैं, ये कंपनी को बच जाएँगे। वो सीधा कंपनी के प्रॉफ़िट में ऐड होंगे। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी और पॉलिसी रेट का भी बहुत हद तक किरदार होता है, स्पेशली वो कंपनी जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। फिस्कल पॉलिसी हमें क्या बताती है? फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के बारे में बताती है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कहाँ-कहाँ पे करेगी। जैसे आप घर की बजट बनाते हैं कि भाई ₹1,00,000 की अगर इनकम है, तो हम 50,000 जो है वो अ, इस चीज़ पे खर्च करेंगे, 20,000 का किराया देंगे और 20,000 बचाएँगे। इसी तरह गवर्नमेंट भी अपनी स्पेंडिंग और इनकम के बारे में फिस्कल पॉलिसी के ज़रिए बजट देती है। जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम कराची के अंदर तकरीबन 1000 फ्लाईओवर्स बनाने जा रहे हैं, फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाने जा रहे हैं
और उसके लिए हमने 1000 करोड़ मुख्तस किए हुए हैं। तो बीइंग एन एनालिस्ट हम ये देखेंगे कि क्या हम किसी सीमेंट वाली कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या ऐसी कंपनीज़ जो सीमेंट और स्टील बनाती हो। ज़ाहिर-सी बात है इस बजट से अगर हमें फ़ायदा उठाना है बीइंग एन बिज़नेसमैन, बीइंग एन इन्वेस्टर तो हमें उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी होगी जो उस ब्रिज और उस फ्लाईओवर के अंदर सामान बेचती हो। ना कि हम ऐसा करें कि उस वक़्त हम किसी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं और इसमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर सीमेंट और स्टील की कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये ज़रूरी हो कि वो सीमेंट की कंपनीज़ कराची की हो या उनके अंदर कराची की प्रोडक्ट बिकती ही हो। ऐसा ना हो कि कंपनी है वो लाहौर के अंदर अपना कारोबार कर रही है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हों और आपको ये लगे कि भाई ये जो कराची में फ्लाईओवर्स बनने जा रहे हैं, तो हम इसके अंदर जो है वो फ़ायदा लेंगे, तो इस चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सारी चीज़ों को एक फाइनेंशियल मॉडल में डालेंगे। सर फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर हम ये सारा डेटा इनपुट करेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डालेंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह रेट जो भी है वो सारे हम इस मॉडल के अंदर डालेंगे और हम एक बेहतर डिसीजन ले पाएँगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद वो कंपनी कहाँ पे खड़ी होगी। अभी अगर ये कंपनी 10 लाख रुपए के ऊपर खाली 1 लाख रुपए कमा के दे रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडरीज़ अगर दे रही है, अगर टैक्सेस कम कर रही है, अगर प्राइस कंट्रोल हटा रही है, यानी हमें खुली छूट दे दी है उसने कि भाई आपकी मर्ज़ी आप जितने दाम की बेचें चीज़ें या मार्केट शेयर उसका बढ़ता जा रहा है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कंपनी को हर हद से फ़ायदा होगा। वो अगर आज 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कर रही है, तो दूसरे साल आने वाले साल के अंदर वो हो सकता है 2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट करे। जैसे ही 2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट करेगी, ये कंपनी की परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, तो मार्केट के अंदर ये खबरें आएँगी। मार्केट के अंदर ये खबर आती है, तो लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, लोग इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करेंगे। खाली आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, 1000 लोग और भी हैं जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छी खासी बनेगी और आप बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात होगी। तो बीइंग एन इन्वेस्टर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो जल्दी से मैं चीज़ों को रिवाइज़ कर देता हूँ, जैसे एक इन्वेस्टर है, अगर आपको 10 लाख रुपए कंपनी में लगाने हैं और आप चाहते हैं कि मैं फ़ार्मा कंपनी के अंदर लगाऊँ, तो फ़ार्मा कंपनी में लगाने के लिए आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कंपनी काफ़ी चीज़ें करती है, वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देती है। वो क्वार्टरली भी देगी और एनुअली भी देगी, जिसके अंदर अपने कारोबार के बारे में सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही होती है। तो उसको आपको पढ़ना होगा, उसको पढ़ने के बाद आपको और चीज़ों के साथ भी कंपेयर करना होगा क्योंकि यहाँ पे आप एक एनालिस्ट बन चुके हैं। आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी देखनी होगी कि गवर्नमेंट ने कोई सुपर टैक्स तो नहीं लगाया अगर इस कंपनी पे सुपर टैक्स लगाया है तो ज़ाहिर-सी बात है इसका प्रॉफ़िट कम होगा। और अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के अंदर अगर कंपनी ने कोई छूट दी है इम्पोर्ट के ऊपर, तो हम ज़्यादा माल मँगवा सकते हैं, रॉ मटेरियल मँगवा सकते हैं, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात हो सकती है। एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी लगाई है तो ये एक नेगेटिव चीज़ कंसीडर की जाएगी। गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडरी दी हुई है तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ कंसीडर की जा सकती है। प्राइस कंट्रोल अगर किसी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने हटाया है जैसे मैंने आपको फार्मा का एग्ज़ाम्पल दिया था, एक दवाई है वो ₹100 की अगर हम चाहें तो वो ₹200 की बेच सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें मना किया हुआ है और हम बेच भी नहीं सकते ₹100 से ऊपर की। उसके अलावा हमें इकोनॉमिक फैक्टर भी देखने होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी को देखना होगा और प्रेडिक्ट करना होगा कि अगर पॉलिसी रेट कम होता है तो क्या हमारी कंपनी को ऊपर फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। फिस्कल पॉलिसी को भी देखना है और इंडस्ट्री डेटा को लाज़मी देखना होगा, मार्केट शेयर को देखना होगा, रॉ मटेरियल को देखना होगा, प्रॉफ़िट मार्जिन को देखना होगा और ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा जो है वो हम इनपुट करके एक फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँगे। फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह का होगा हमारा, अगर ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करेगी, तो हम इस कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हैं या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 10 लाख रुपए की ओनरशिप है इस कंपनी के अंदर हमारी और हमें सडनली ये पता चलता है कि कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट ने सुपर टैक्स लगा दिया है, एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ खत्म हो गई है, गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल कर दिया है और इंडस्ट्री के अंदर मार्केट शेयर कंपनी का गिर रहा है और इकोनॉमिक फैक्टर की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा भी ज़्यादा है और पॉलिसी रेट भी बढ़ गया है और प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो बहुत कम हो गया है क्योंकि उसको रॉ मटेरियल बहुत महंगा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम एक दूसरा डिसीजन लेंगे, वो हम स्टॉक को जो है वो बेचेंगे। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं, ये मैं पूरा आपको साइकिल बता दिया
और फाइनेंशियल मॉडलिंग करने के साथ-साथ क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है और काफ़ी हद तक बोरिंग भी होता है, लेकिन हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएँगे और हेल्प लेंगे हम चैट जीपीटी से। इससे काफ़ी हद तक जब हम हेल्प लेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत आसान होगा और हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना भी बहुत आसान लगेगा।